सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इससे पहले हम काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, सिंपल मशीन्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज गो एंड सी, बिकॉज पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में है। बहुत अच्छा कंटेंट है, जाइए प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज नीचे डाउनलोड सेक्शन में आपके नोट्स भी हैं। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक बहुत वास्ट चैप्टर है। इसको आप यहां से लेके क्लास 12 तक, इनफैक्ट इंजीनियरिंग में भी बहुत डिटेल में बार बार पढ़ते हैं। तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या। पहली बात तो इस चैप्टर की अपने आप में इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना आपकी लाइफ चल ही नहीं सकती। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके फैन, ट्यूब, एसी, लाइट, गीजर, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, मोबाइल की चार्जिंग, लैपटॉप की चार्जिंग, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बात करेंगे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी की इसको आप अपनी डेली लाइफ में अपनी चारों तरफ बार बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने ऐसे कॉमन एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है जिससे आप समझ पाएं, देख पाएं और अनुभव कर पाएं उन सब चीजों के बारे में जिसमें हम चैप्टर में थियोरेटिकली बात कर रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने चारों तरफ देख पाएं। तो चलिए कोशिश करते हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए। चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उससे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। जरूरी कोई आपसे बोले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होती, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज्ड पार्टिकल होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज्ड पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में होते हैं, इसे कंडक्टर्स में या सॉलिड्स में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल ले लेते हैं। उससे आगे मैंने लिखा है चार्ज्ड पार्टिकल, बिकॉज कभी कभी अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस का नाम सुना होगा, ठीक है, या आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, तो कुछ लिक्विड्स भी इसको पास कर सकते हैं, करंट को पास कर सकते हैं। उसमें क्या होते हैं, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स का एग्जांपल हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, उसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में बात की है। तो सेमीकंडक्टर्स में हम देखते हैं कि होल्स भी करंट पास करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इस चैप्टर में थोड़ा आगे देखेंगे उसकी एक छोटी सी झलक। तो सबसे पहले आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, यहां पे चार्ज फ्लो तो हुए बट वो पहले भी रेस्ट पे थे और बाद में भी रेस्ट पे रहे। तो इसलिए यहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट जहां पे आप पढ़ते हैं कि चार्जेस एट रेस्ट, मतलब वो फ्लो तो हुए बट पहले भी रेस्ट पे थे और बाद में भी रेस्ट में। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस पेन को, कोई भी पेन जो आपके हाथ में है, उसको अपने सर में रगड़िए और कुछ बिट्स ऑफ पेपर, एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके वो आप इससे अट्रैक्ट कर पाएंगे। दैट मीन्स दीज आर चार्ज्ड। और व्हाट इज चार्जिंग? चार्जिंग क्या है? तो चार्जिंग मैं लिख देता हूं यहां पे कि चार्जिंग इज नथिंग बट चार्जिंग इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, जब हम रगड़ते हैं चीजों को तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, वो जंप कर जाते हैं। तो पहले तो क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट अब इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर जंप कर गया उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और जहां से जंप कर गया उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप चीजों को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग क्या है? लॉस और गेन। या तो आप इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, अगर आप इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे तो आपने क्या लॉस किया? नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए आपके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और गेन करोगे तो आपके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट आपके सिलेबस में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बट हायर स्टैंडर्ड्स में इसके ऊपर कम से कम 2 बड़े चैप्टर हैं जो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे क्या है कि चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहते हैं। तो यहां पे हम पढ़ते हैं चार्जेस इन मोशन। तो यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? चार्जेस इन मोशन। यहां पे चार्जेस कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहते हैं। इन चार्ज को फ्लो कौन करवाता है, इनको कौन रोकता है, क्यों फ्लो होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो आज हमारा कंसंट्रेशन रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पहली बात तो चार्जेस इन मोशन। अब वो क्यों मोशन में होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि करंट क्या है। करंट को हम पहली बात तो आई से दिखाते हैं। वी रिप्रेजेंट इट विद द लेटर आई।
ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज जो है फ्लो तो हो रहा है, बट वो कितना फास्ट या कितना स्लो फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से दिखाते हैं। एंड इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है आपकी एम्पियर, वो होती है आपकी एम्पियर। तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको भी हम करंट बोल सकते हैं। फिजिक्स में करंट अलग अलग चीजों में आप पढ़ेंगे, हीट करंट, करंट जैसे इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम बस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, कभी कभी केमिकल करंट के बारे में बात करते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यह है कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। तो आई इज नथिंग बट क्यू बाई टी। ये हुआ क्या? ये दिस इज नथिंग बट चार्ज एंड दिस इज नथिंग बट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज टोटल एक बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है? n इंटू ई। उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। सपोज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अगर आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 100 इंटू दिस, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो कूलम पर सेकंड विल बी द एसआई यूनिट एंड और एम्पियर यू कैन से, बिकॉज करंट वाज गिवन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट एम्पियर। एम्पियर के और भी बहुत सारे लॉ हैं जो इन कंटिन्यूएशन में हम पढ़ते हैं। एक एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करोगे? जब एक कूलम चार्ज एक सेकंड में फ्लो होता है तो उसको हम 1 एम्पियर ऑफ करंट बोलते हैं। तो उसको हम 1 एम्पियर ऑफ करंट बोलते हैं। तो व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट? 1 एम्पियर इज नथिंग बट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through the conductor in 1 second, we call it 1 ampere of the current. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 एम्पियर क्या है। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात समझ लो कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस पूरे चैप्टर में जो रेफरेंस लेंगे वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बारे में लेंगे। बिकॉज जब ये पूरा चैप्टर डिस्कवर हुआ था तब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। हमें लगता था कि बस पॉजिटिव चार्ज ही होता है, नेगेटिव चार्ज होता ही नहीं है। बाद में हमें इलेक्ट्रॉन का पता चला और इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए हमारे सारे रेफरेंस पॉजिटिव पॉइंट के होंगे, पॉजिटिव चार्ज के होंगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ऐसा क्यों है? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या लेते थे? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उससे एग्जैक्टली उल्टी होती है। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ करंट इज सेम थ्रू आउट द कंडक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जितने इलेक्ट्रॉन घुसे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चाहे वो मोटा कंडक्टर हो या पतला कंडक्टर हो, मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, कुछ भी हो। जितने एंटर हुए हैं उतने आउट भी होंगे, इसलिए जितना करंट एंटर हुआ है उतना आउट भी होगा। इसलिए करंट थ्रू आउट द कंडक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप सेम रहेगा। तीसरी बात, नेट चार्ज इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0 एट एनी पॉइंट। नेट चार्ज क्यों 0 रहेगा? बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, अगर यहां से 100 एंटर हो रहे हैं तो यहां से 100 आउट हो रहे हैं, 100 एंटर 100 आउट, बचा क्या? 0। इसे नेट चार्ज और नेट करंट इन द दिस इज you can say the net charge in the conductor will be 0 and current is constant. Electric field outside the current carrying conductor is 0. अगर हम फील्ड की बात करेंगे तो आउटसाइड दिस विल बी 0 बिकॉज करंट खाली अंदर है, उसका इफेक्ट बाहर नहीं आता है। बट इट इज नॉन जीरो इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कुछ कुछ जीरो रहेगा। ये एक रिलेशन है बिटवीन ई एंड वी एंड डी। इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अगर आपको अभी तक आपको इसको नहीं पता तो इट्स ओके, बिकॉज वी गोना डिस्कस दिस। ई इज इक्वल टू माइनस वी बाई डी। थोड़ा सा हाई लेवल फॉर्मूला है बट विल बी डिस्कसिंग दैट। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। एरो हालांकि रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हम बताते हैं कि करंट गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई अगर हम डायरेक्शन बता रहे हैं तो स्केलर क्यों है? रीजन है उसका।
current can be added algebraically and only scalar quantity can be added algebraically and not vector quantity. वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए आपको स्पेशल लॉज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उनको आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते वेक्टर्स को, बट करंट को हम सीधा ऐड कर सकते हैं, सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 10 एम्पियर करंट आया, 20 एम्पियर करंट आया, 30 एम्पियर करंट गया, लाइक दिस। तो 10 20 बन गया 30, सिंपल कर दिया अलजेब्रा के हिसाब से, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मटेरियल्स के बारे में बताना चाहूंगा कि क्या क्या मटेरियल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसका मतलब क्या है। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? दीज आर द बेस्ट कंडक्टर, बेसिकली जिनका रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी दोनों ही जब 0 के बराबर हो उसको हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ये एक कंडीशन होती है कि कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर है बेसिकली, ठीक है। तुम सिल्वर को एग्जांपल ले सकते हो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में मान लेते हैं, तो ये सुपर कंडक्टर इसी टेम्परेचर पे, इससे ज्यादा या इससे कम टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव नहीं करेगा, ये कंडक्टर जैसा ही बिहेव करेगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि मेटल्स हो गए। मेटल्स में क्या है ऐसा जो कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनके पास है बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है इनके पास? इनके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कंडक्ट कर पाते हैं। ये होते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं? इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनके पास होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है। और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का तो नाम ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन बंध गए तो क्या फ्लो होंगे? चांस ही नहीं है। इसलिए इंसुलेटर को हम बेड कंडक्टर भी बोल देते हैं। तो इंसुलेटर में इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल ले लो इसका प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये सब क्या है? इंसुलेटर बोल सकते हो। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज सेमीकंडक्टर। आपके मोबाइल में सेमीकंडक्टर, कार में सेमीकंडक्टर। इनफैक्ट अगर हम देखें तो लॉकडाउन के टाइम पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी चिप की प्रॉब्लम क्यों थी? बिकॉज उसमें सेमीकंडक्टर यूज होते हैं और सेमीकंडक्टर जो है वो चिप नहीं बना पा रही थी कुछ कंपनियां बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा इंपैक्ट हुआ था उससे। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जैसा कि इसका नाम ही है, सेमी मीन्स हाफ और आधा, कंडक्टर मीन्स कंडक्टर, मतलब ये आधा कंडक्टर है और आधा इंसुलेटर है। मतलब इसमें दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। मतलब ये ऐसी मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। मतलब ये कहीं ना कहीं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। ना तो इनके पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जितने कंडक्टर्स के पास हैं, और ना ये बंधे हुए हैं जैसे कि इंसुलेटर में बंधे हुए होते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे तो हम ले लेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये मोस्ट कॉमनली डिस्कस्ड सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बताने का मेरा मतलब ये है ताकि आपको पता रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कंडक्टर का नाम लेते ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। इंसुलेटर का नाम लेते ही आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। आप कंडक्ट तो नहीं कर पाएंगे बट कुछ और चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। फिर सुपर कंडक्टर्स, बेस्ट काइंड ऑफ कंडक्टर। तो ये कंडक्टर की एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें वो बेस्ट बिहेव करते हैं, ठीक है। कुछ दिन होते हैं जब आप बेस्ट बिहेव करते हैं। तो एक कुछ कंडक्टर्स की कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसमें यू बिहेव्स लाइक यू आर नॉट ऑफरिंग एनी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या? फ्रिक्शन जैसा होता है, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, ठीक है। बट इस चैप्टर में हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस है क्या, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड ऑल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, करंट हमने पढ़ लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, की चार्ज फ्लो हो रहे हैं। बात समझने की ये है कि चार्ज क्यों फ्लो हो रहे हैं भाई, क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि चार्ज फ्लो हो। पूरी फिजिक्स में अगर आपको कुछ भी फ्लो करवाना है तो आप क्या करेंगे? एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लो आपकी टेबल पे कोई बुक रखी हुई है,
क्या वो अपने आप गिर जाएगी? अगर टेबल ऐसे रखी हुई है तो क्या वो अपने आप गिर सकती है? नहीं गिर सकती है। तो कैसे गिरेगी? आप एक हाइट डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। हाइट डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो बुक नीचे गिर जाएगी। तो आपने एक डिफरेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से बुक नीचे गिर गई। सेकेंड, अगर मान लीजिए आपको हीट फ्लो करवानी है, ठीक है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम होगा, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस है प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, एक 10 डिग्री सेल्सियस पानी है एक ग्लास में, 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी है एक ग्लास में, दोनों को आप मिक्स कर देंगे तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? हीट कहीं से कहीं फ्लो नहीं करेगी, हीट वहीं पे रहेगी। बिकॉज हीट के लिए हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। आप 70 डिग्री सेल्सियस पे आइस डाल दीजिए तो क्या होगा? हीट विल फ्लो फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस वाटर टू आइस, बिकॉज हीट को भी फ्लो होने के लिए डिफरेंस की जरूरत होती है। तो इस चैप्टर में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब पोटेंशियल सबसे पहले समझते हैं। पोटेंशियल को समझ लेते हैं कि अगर मान लो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है और अगर उसको हम किसी भी पॉइंट ए तक लेके आते हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। जितना काम करना पड़ेगा वही आप में उसको हम पोटेंशियल बोल देते हैं। जैसे कि आपने काइनेमेटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, काइंड ऑफ उसी वर्ड से मिला जुला ये वर्ड भी है। तो ये क्या बोलेंगे? इसको VA, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम बोलते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? बेसिकली जूल। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज कूलम। तो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का ए का। अगर हम इस चार्ज को ए की बजाय अगर किसी पॉइंट बी पे लेके जाते तो आपको दूसरा काम करना पड़ता, मतलब ज्यादा काम करना पड़ता। तो जितना काम करना पड़ता वो इसका पोटेंशियल होता। तो VB किसके बराबर हुआ? इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। इन्फिनिटी से ए पे लाने के लिए जितना काम करना पड़ा पोटेंशियल हुआ ए का। इन्फिनिटी से बी पे लाने के लिए जितना काम करना पड़ा पोटेंशियल हुआ बी का। ए से लेके बी तक जाने में जितना काम करना पड़ा वो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग एनी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। व्हाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी नहीं हुए थे। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द सर्किट। पॉइंट क्या है? ए टू बी लेके गए हैं, बट अगर इसी में इन्फिनिटी का रेफरेंस लेते तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वो फिर पोटेंशियल हो जाता। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। और पोटेंशियल क्या हुआ? इन्फिनिटी से यहां तक। ये तो हुआ बुक की डेफिनेशन। बट है क्या ये पोटेंशियल? क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस? कैसे देते हैं इसको, कैसे क्रिएट करते हैं? तो बेसिकली आपने देखी होंगी सेल्स या बैटरी देखी होंगी। चलिए, ये रिमोट है इसी का, इसको थोड़ा निकालते हैं और इसको देखते हैं। चलो मैं इसका ये बैटरी जो है ये निकाल के देखता हूँ कि इस पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से मैं निकालता हूँ। तो ये सेल हो गया। सेल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके दोनों एंड पे एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव लिखा हुआ है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। जब आप इस चैप्टर में ये दिखाएंगे तो आप इसको कैसे दिखाएंगे? ये कैसे दिखाएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे दिखाएंगे? तो आप बैटरी को कैसे दिखाते हैं? एक बड़ा टर्मिनल है, एक छोटा टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। मतलब अगर इस पेन को मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं, सपोज इट इज अ कंडक्टर, तो पहले तो ये ऐसे था, फिर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, एक तरफ नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, तो अब मैंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना। तो अब ये पेन ऐसा का ऐसा रहेगा क्या? नहीं, एक तरफ से ऊपर उठ जाएगा, एक तरफ, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाई एंड लो, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं। तो आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो उनको रिपेल करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल है वो उनको अट्रैक्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही काम करता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट होता है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट होता है। समझ रहे हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने दो ही बात की है अब तक, कि करंट क्या है, और दूसरा पॉइंट जो इस स्लाइड पे है वो ये है कि ये करंट होता क्यों है। ये करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है।
कौन करता है ये डिफरेंस क्रिएट? बैटरीज करती है, सेल्स करती हैं, ठीक है। बिकॉज एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, पॉजिटिव को आप हाई पोटेंशियल और नेगेटिव आपको लो पोटेंशियल बोल सकते हो। बुक की डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल क्या है? पॉइंट इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए पे लाने के लिए जितना काम करना पड़ा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए कितना काम करना पड़ा। इज दैट ओके? एक और बात यह है, पोटेंशियल का एक बड़ा भाई भी होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? देखो, पोटेंशियल की सीधी सी बात है कि पोटेंशियल की यूनिट क्या हुई? पोटेंशियल की यूनिट होगी वोल्ट, ठीक है, इसको हम वोल्ट से बताते हैं, वोल्टेज भी बता देते हैं। तो अगर मान लो अगर कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या वो सर्किट में कभी भी 12 वोल्ट देगी? लेट मी पुट इट इन डिफरेंट वर्ड्स। अगर आपकी कार है या स्कूटी है, अगर आप उसमें देखेंगे कभी भी, अगर कार की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर दी गई है, 220 किलोमीटर पर आवर दी गई है, तो क्या वो कार कभी भी 220 की स्पीड से चल सकती है? आप देखेंगे नहीं चल सकती है, बिकॉज फ्रिक्शन है ना रोड पे। अगर वो कार को जैक पे लगा दो तो खाली पहिए रोल कर सकते हैं, जब वो रोड पे चलेगी कभी 220 ही चलेगी, 160 170 मैक्सिमम जा सकती है। आपकी स्कूटी है जिसमें स्पीड शायद 110 या 120 दी गई होगी, मैक्सिमम कितना चल सकती है वो? आप पूरा भी रेस दे देंगे, पूरा भी स्पीड दे देंगे, तो मैक्सिमम 70 to 80 किलोमीटर पर आवर ही जा सकती है, क्योंकि रोड की कंडीशन वैसी है, फ्रिक्शन है, करेक्ट। तो ईएमएफ क्या है? तो जो बैटरी के ऊपर लिखा हुआ होता है ना कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो जो 12 वोल्ट है वो ईएमएफ है। बट क्या वो सर्किट में कभी भी 12 वोल्ट देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? बिकॉज उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब वो करंट उसके अंदर से पास होगा तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसको खा लेगा, उसके पोटेंशियल को, एंड देगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं दैट ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होता है भाई? क्यों हुआ ये? मतलब अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, हो सकता है इस सर्किट में आपको 8 वोल्ट दे दे, ठीक है, प्लस 4 वोल्ट जो है ना वो ड्रॉप हो गया, वो खत्म हो गया, वो खर्च हो गया, वो बेकार हो गया। ये किसकी वजह से हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप किसकी वजह से हुआ? ये हुआ आपका किसकी वजह से? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज हर एक सेल में भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर ही एक रेजिस्टेंस होगा ही। जैसे कि रोड पे फ्रिक्शन होता है या एयर फ्लो होता है, सामने से हवा चल रही हो, स्कूटी के मोशन को तो अपोज करेगी ना, कार के मोशन को तो अपोज करेगी ना, इसलिए वो 220 पे ना चल के 170 180 पे चल रही है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये होता है। इसलिए ई को हम क्या बोलेंगे? W/Q, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई चार्ज। एफ की जगह आप Q इंटू ई लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू V। E इंटू डी इज नथिंग बट V। यही फॉर्मूला आया था तुम्हारा E इज इक्वल टू V/D। ये देखिए E को अगर हम यहाँ पे देखें तो ED इज इक्वल टू V, तो E क्या है? V/D। यही फॉर्मूला था पीछे भी जो मैंने बताया था कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स नथिंग बट इट कम्स फ्रॉम हियर। तो EMF may be defined as the work done by the source in taking a unit positive test charge from the lower to the higher potential, मतलब थ्रू आउट द सर्किट। पोटेंशियल क्या था? इंफिनिटी से A, इंफिनिटी से B। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? A to B। एंड EMF क्या है? पूरे सर्किट में बैटरी से चला है, पूरी बैटरी तक आने में जितना काम करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाने में जितना काम करना, बिकॉज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो चार्ज अपने आप ही चला जाएगा ना, पॉजिटिव। लो टू हाई अगर आपको पहुंचाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपके घर पे अगर ऊपर टंकी में पानी भरना है, ऊपर से नीचे तो अपने आप ही आ जाता है, नीचे से ऊपर अगर पहुंचाना तो आपको पंप लगाना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे काम करना पड़ता है, जितना काम करना पड़ता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हम EMF बोल देते हैं। EMF पोटेंशियल डिफरेंस का बड़ा भाई है। एक लेमन लैंग्वेज में समझें तो जितना भी बैटरी के ऊपर वोल्टेज लिखा रहता है वो EMF है। जब तक बैटरी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है वो EMF है। बट क्या वो कभी भी उतना देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो थोड़ा खर्च हो जाएगा, बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है। सो आई होप आपको EMF थोड़ा समझा होगा। अब समझते हैं EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कुछ और
क्या डिफरेंस है। तो ईएमएफ क्या है, इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द कंप्लीट सर्किट। आपको ये कहां तक लेके जाना है, कंप्लीट सर्किट पे लेके जाना है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, खाली वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेके जाना है, पहला बात। ये हमेशा ओपन सर्किट में होता है। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि आपने बैटरी को अब तक सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है। क्लोज सर्किट का मतलब क्या हुआ, अब बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में। ये कॉज है और ये इफेक्ट है, मतलब इसकी वजह से, मतलब ईएमएफ की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ईएमएफ जो है, ईएमएफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्योंकि ये तो बैटरी की अंदर की, सेल की अंदर की प्रॉपर्टी है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा ही ईएमएफ से कम होता है। आपको ये बातें आई बिलीव समझ में आ गई होंगी, तो प्लीज गो बैक एंड सी इट वंस मोर, दैट विल मेक बेटर सेंस टू यू। तो ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ बेसिकली क्या है, ईएमएफ बेसिकली पोटेंशियल का बड़ा भाई है, ठीक है। ये ओपन सर्किट में होता है, ये हमने देख लिया, ओपन सर्किट जब तक बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली क्लोज सर्किट में होता है, ये भी हमने देख लिया। एंड टर्मिनल वोल्टेज जो एक्चुअली टर्मिनल को मतलब मिली, और इसको ड्रॉप भी समझ सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, ठीक है। तो ईएमएफ इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। अब पोटेंशियल डिफरेंस आगे जाके हम देखेंगे, ये होता है I इंटू आर, जो रेजिस्टेंस होता है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, ये होगा I इंटू स्मॉल r। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I कॉमन ले सकते हो, R प्लस R। तो ईएमएफ किसके बराबर हो गया, I इंटू R प्लस R। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब ये V इज इक्वल टू आई आर कहां से आया, ये आया था हमारा ओह्म्स लॉ से। कहां से, ओह्म्स लॉ से। ओह्म लॉ को भी हम चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अब तक हमने देखा है कि करंट क्या होता है, किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है, ईएमएफ की वजह से होता है, मतलब बैटरी की वजह से होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने तब डिस्कस किया है, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ व्हाटएवर आई हैव टॉट। अब हम ओह्म्स लॉ देखते हैं। बड़ा एक फनी सा इमेज आपको दिख रहा होगा ओह्म्स लॉ का। तो ओह्म्स लॉ में क्या है कि ये भाई साहब वोल्ट हैं, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। तो ये क्या कोशिश कर रहे हैं, ये हो गए पोटेंशियल डिफरेंस। ये कोशिश कर रहे हैं कि एम्पियर मतलब करंट को यहां से नैरो से रास्ते से निकाल दें, बट रेजिस्टेंस उसको मतलब ओहम इसको रोक रहा है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, इनका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जैसे फ्रिक्शन होता है, ठीक है। ये करंट हो गया, बिकॉज एम्पियर किसकी यूनिट थी, करंट की यूनिट थी। तो ओहम लॉ है क्या, ओहम लॉ बोल रहा है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। जितना बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ही ज्यादा करंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बैटरी तो है, तो जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि और क्या बता रहा है ये हमारा ओह्म्स लॉ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ओह्म लॉ क्या बताता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, provided the temperature and the other physical condition remains unchanged। जो टेम्परेचर है और दूसरी फिजिकल कंडीशन है लाइक इम्प्योरिटीज हैं, ये सब चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पूरी फिजिक्स में अगर हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हैं, और यहाँ पे उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम है R, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही प्यार से रेजिस्टेंस। मतलब ये अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या है, अपोज इन द फ्लो ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, और यू कैन से इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ चार्जेस को थोड़ा अपोज करता है। तो V इज इक्वल टू आई आर यहां से आ गया। यहां से आप बोल सकते हो I किसके बराबर हो जाएगा, V बाई आर की, या फिर R किसके बराबर हो जाएगा, V बाई आई की। ये सब सेम ही बात है, सब किसने दिया था, सब ओह्म्स लॉ ने दिया था। अब थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या क्या है। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर, मतलब एक्चुअली ओहमिक क्या है, जो ओह्म लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये भाई साहब फॉलो करेंगे ओह्म्स लॉ, ठीक है। ये करेंगे फॉलो ओह्म्स लॉ,
और जो नॉन ओहमिक हैं ये डू नॉट फॉलो ओहम्स लॉ। ये क्या है? ये दीज डू नॉट फॉलो ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ हम देख चुके हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली इनका मतलब क्या, ओहम्स लॉ दिखाई कैसा देता है। देखो हमने बोला कि अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। मतलब ओहम लॉ हमें ऐसा कुछ दिखाई देना चाहिए कि अगर V बढ़ रहा है तो I भी आपका बढ़ेगा। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ। ये जो स्लोप है, स्लोप विल गिव यू R, बिकॉज स्लोप क्या होता है? V by I। ठीक है, तो V अगर बढ़ रहा है तो I आपका बढ़ेगा। दैट्स ऑल। इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको छोड़ के अगर ग्राफ की कोई भी शेप हुई, इसका मतलब ये ओहम लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या होगा? अगर ग्राफ कुछ जैसे सेमीकंडक्टर में ग्राफ ऐसा हो जाता है, ये V है, ये I है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। समझे बात को? ये आगे जाके सैचुरेट भी हो जाता है, तो ये ओहमिक है। अगर किसी भी कंडक्टर ग्राफ V और I का ये ऐसा होगा तो इसको बोलेंगे ओहमिक कंडक्टर है, और ये जो फॉलो नहीं करेगा उनको हम बोलेंगे नॉन ओहमिक है। आपको ध्यान इस चीज का देना है कि ओहमिक किसको बोलेंगे? जो ओहम लॉ फॉलो करेगा। ओहम लॉ का मतलब क्या होता है? V और I के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। उससे अलग कैसी भी शेप हो, कुछ भी शेप आपको दे दें, वो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं। वो ओहम लॉ फॉलो नहीं करते। उनमें आप V बढ़ाते रहते हो, करंट नहीं बढ़ता है, या फिर थोड़ी सी भी बढ़ाने में बहुत ज्यादा करंट बढ़ गया है, या मान लो ना भी बढ़ाओगे तो भी करंट बढ़ रहा है। तो अगर इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी दिखाएगा तो वो नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस या नॉन ओहमिक कंडक्टर हो जाएंगे, जो सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, एक बात समझो, मैंने मटेरियल बताया था, तो जो सेमी कंडक्टर होते हैं ना, वो ऐसा बिहेव करते हैं। तो सेमीकंडक्टर आर नॉन ओहमिक, और ये जो होते हैं कंडक्टर, जो होते हैं कंडक्टर्स का यूजुअली ग्राफ ओहमिक होता है और ऐसा दिखाई देता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान देना है। बहुत ही माइन्यूट सी चीजें हैं, बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यू शुड बी नोइंग व्हाट इज ओहमिक कंडक्टर, व्हाट इज नॉन ओहमिक कंडक्टर, या फिर नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस, लाइक दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है R, वो किल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके ऊपर एक थोड़ा सा एग्जांपल है। मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं, बहुत भीड़ है उस रोड के ऊपर, बहुत भीड़ है, तो तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो चलने में प्रॉब्लम हो रही है वो रेजिस्टेंस जैसी ही है। तो अब आप ये बताइए कि वो जो प्रॉब्लम है आपको थोड़ा कम चलने में होगी या और लंबा चलने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी? तो सीधी सी बात है, ज्यादा लंबा चलने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर हम लेंथ की बात करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। Means more the length, more will be the resistance. More length, more resistance. समझे बात को? पहली बात। दूसरी बात, एरिया के ऊपर आते हैं। अगर मान लो उसी रोड को हम थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, तो आपको प्रॉब्लम कम होगी या ज्यादा होगी? सीधी सी बात है, आपको चलने में प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बिकॉज रोड जो है ना चौड़ा हो गया है, ब्रॉड हो गया है। इसका मतलब अगर एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस बात को हम लिखते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस। गॉट इट? तीसरी बात आती है नेचर के ऊपर। नेचर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम वी हैव स्टडीड सुपर कंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो उनके ऊपर भी डिपेंड करती है, उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, एक और बात यहां पे ध्यान रखना कि यू कैन हैव सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0, इसलिए तुमको सुपर कंडक्टर बोला जाता है। फिर कंडक्टर, कंडक्टर में भी नेचर अलग अलग होती है। ब्रास, कॉपर, नेचर ऐसी है कि इनका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, आयरन का थोड़ा ज्यादा होता है, सिल्वर का बहुत कम होता है। ठीक है, ऑल दैट। टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंस है।
टेम्परेचर बेसिकली क्या है, रीजन क्या है रेजिस्टेंस का, बिकॉज वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कोलाइड होते रहते हैं, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड होते रहते हैं, जितना ज्यादा कोलिजन होते हैं उतने ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। इसलिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उन इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, इसलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम लिख सकते हैं कि कंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। बिकॉज जो आप टेम्परेचर देते हो, जो आप हीट देते हो, उनसे उन इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे थे हियर एंड देयर, उनकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है और कोलिजन भी बढ़ जाते हैं। कोलिजन बढ़ के तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जबकि सेमीकंडक्टर में थोड़ा उल्टा होता है। अभी के लिए आप ये याद कर लीजिए, जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अगर इनमें हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या ना फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है इनमें, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन थे वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं तो अब ये सुपर सेमीकंडक्टर से कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगा है, बिकॉज इसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इस वजह से सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है और कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो हमने दो बातें लिखी थी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को अगर हम इकट्ठा लिख देते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, लेंथ बाई एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे यूज करेंगे जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां से रो किसके बराबर हो गया, R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम। इसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं, इसको हम ओम बताते हैं, ठीक है। जो लेंथ है उसकी मीटर होती है एंड एरिया है उसकी मीटर स्क्वायर होती है। तो ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, तो ये जो है कट जाएगा एंड देन इट विल बी ओम मीटर, इट विल बी ओम मीटर। ओम मीटर विल बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका एक दूसरा नाम जो है वो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका नाम क्यों, बिकॉज पहली बात तो ये लेंथ या एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे एरिया भी यूनिट ले लें और लेंथ भी यूनिट ले लें, मतलब उनकी यूनिट का मतलब 1 ले लें, तो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस बिकॉज यूनिट एरिया है, यूनिट लेंथ है, एक एरिया है और एक ही लेंथ है। तो हम रेजिस्टिविटी को कैसे दिखाएंगे, तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट और स्पेसिफिक resistance is nothing but the resistance of a conductor whose area and length are unit, whose area and length are unit। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको और समझते हैं। टेम्परेचर के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बताया था कि अगर कंडक्टर्स में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बट उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन है ये आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये क्या है, डेल्टा है, डेल्टा टी है, ध्यान रखना इस बात को। दिस इज डेल्टा टी, ट्राइंगल जैसा होता है ये। तो ये क्या है, आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, मतलब अगर बढ़ा हुआ टेम्परेचर जितना होगा, आर ओ जितना ओरिजिनल था इंटू 1 प्लस एल्फा। एल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस बताता है। और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर है। आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। आर ओ क्या है, ओरिजिनल टेम्परेचर। तो मेटल में क्या है ना, प्योर मेटल में, अच्छी मेटल्स में अल्फा जो है, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब अगर इसको अल्फा को पॉजिटिव रख दोगे तो डेल्टा टी डेफिनेटली पॉजिटिव, बिकॉज आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, आर टी बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो,
करेक्ट, अल्फा पॉजिटिव का यही मतलब होता है। अलॉयज में ये जो अल्फा है वो बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। मैं यहाँ पे उसको क्लोज टू जीरो बता रहा हूं। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो भी रेजिस्टेंस सेम रहेगा, बिकॉज अगर इसको मैं यहाँ पे जीरो पुट कर देता हूं तो आर टी विल बी इक्वल टू आर ओ, मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी विल बी इक्वल टू ओरिजिनल टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा नहीं है कि उनका रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब स्पेशल काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हम उससे बनाते हैं जिनकी एप्लीकेशन हाई हीट होती है, मतलब जिनको हाई हीट में यूज करना होता है, क्योंकि अगर हीट अगर बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए। तो स्पेशल काइंड ऑफ रेजिस्टेंस अलॉयज से बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनका टेम्परेचर ना बढ़े। हीट बढ़ने पर भी अलग अलग एप्लीकेशन होती है सबकी। सेमीकंडक्टर में जो अल्फा की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा अगर मैं नेगेटिव पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, आर ओ माइनस समथिंग, बिकॉज इस इक्वेशन को ओपन करते हैं ना। सो आर रेजिस्टेंस टेम्परेचर टी कितना है, आर ओ ओरिजिनल तो है ही, प्लस आर अल्फा डेल्टा टी। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो ये बढ़ जाएगा, आर टी जीरो होगा तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में जो कि अल्फा नेगेटिव होता है, ठीक है, तो उसमें आर टी जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर टी विल बी लेस देन द ओरिजिनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। तो ये एक रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन। कुछ न्यूमेरिकल भी हैं जो हम इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने नीचे डाउनलोड सेक्शन में मैंने नोट्स दे दिए हैं, तो प्लीज गो थ्रू विद देम and practice the questions from them. They are beautiful question and जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप डेफिनेटली नीचे बताते रहिए। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज ऑन रेजिस्टेंस। अगर हम इंप्योरिटीज बढ़ा देते हैं, कंडक्टर्स में अगर इंप्योरिटीज बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही, घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटीज, ठीक है, तो यहां पे मैं बता देता हूं कि ओनली स्पेशल इंप्योरिटीज, स्पेशल काइंड ऑफ इंप्योरिटीज, मतलब हर एक इंप्योरिटी डालने से रेजिस्टेंस कम नहीं होगा सेमीकंडक्टर का। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ इंप्योरिटी होती है, वो कौन सी होती है जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, बिकॉज सेमीकंडक्टर के ऊपर आपकी पूरी यूनिट है, उसके बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी इंप्योरिटी डालने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो वो भी देखेंगे। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कंडक्टर्स में अगर इंप्योरिटी ऐड कर दी, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, आपने इंप्योरिटी ऐड कर दी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जबकि सेमीकंडक्टर में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में रेजिस्टेंस घट भी सकता है, वो स्पेशल काइंड ऑफ इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, क्यों होती हैं, क्यों स्पेशल उनका नाम है, तो वो हम सेमीकंडक्टर में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है आपकी स्टॉप करने की प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस आपकी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी। कंडक्टेंस को हम जी से लिखते हैं और इसकी यूनिट भी, अब जैसे तो 1/ओहम हो गई, तो 1/ओहम इनवर्स से या ओहम को उल्टा कर दो MHO से या फिर सीमेंस से हम उसको दिखाते हैं। तो सीमेंस या ओहम या महो, ओहम इनवर्स या महो, उसकी जो है कंडक्टेंस की यूनिट हो गई। कंडक्टिविटी इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, तो सिग्मा इज 1/ρ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि करंट डेंसिटी, यूजुअली आपने देखा होगा डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है, करेक्ट। यहाँ पे करंट डेंसिटी मतलब करंट कितना डेंस है, कैसे पता चलेगा कि करंट डिवाइड बाय एरिया कर दो तो तुम्हें पता चलेगा करंट कितना डेंस है। तो करंट डेंसिटी को हम जे से दिखाते हैं, ये हो गया करंट डिवाइड बाय एरिया, मतलब हम एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। इसको हम अगर एरिया ऐसे, अगर मान लो कोई भी क्रॉस सेक्शन ऐसे है, मतलब सीधी सी बात है, अगर सपोज इफ दिस इज द मोबाइल एंड यहां से कोई करंट आ रहा है, अगर ये है तो इसका पूरा एरिया यूज हो रहा है, अगर ऐसे है तो इसका एक पर्टिकुलर ओनली ए कॉस थीटा ही इसका यूज हो रहा है, तो I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा या फिर जे डॉट ए लिख देते हैं। हालांकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बट करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है। करंट डेंसिटी के नाम पे बस आपको इतना ही याद रखना है कि करंट डेंसिटी इज नथिंग बट करंट डिवाइड बाय एरिया, करंट डिवाइड बाय एरिया, दैट्स ऑल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब तक हमने क्या देखा, करंट क्या होता है,
करंट क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। करंट को कौन रोकता है, रेजिस्टेंस रोकता है। रेजिस्टेंस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अब तक यही बातें देखी है। पर जब वो इलेक्ट्रॉन, देखो क्या है ना, कंडक्टर्स में स्पेशलिटी क्या है, कंडक्टर्स अगर ये कंडक्टर है तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन क्या थे कि वो हर रैंडम डायरेक्शन में, हर रैंडम मोशन के साथ मूव कर रहे थे, करेक्ट। इसलिए कोई भी करंट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब सिनेरियो क्या हो जाएगा, ये थोड़े से ड्रिफ्ट करने लगेंगे, मतलब थोड़े सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे और एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाने लग जाएंगे, ठीक है। एक एंड से दूसरी एंड की तरफ जाने लग जाएंगे, मतलब नेगेटिव उनको रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो जिस वेलोसिटी के साथ जाते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। सो इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन जो भी वेलोसिटी गेन करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जिस वेलोसिटी के साथ जाते हैं, बिकॉज उनका जाना तो जरूरी है ना, तभी तो करंट होगा, इस और उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम रेजिस्टेंस को कंबाइन भी कर सकते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं जो आपको नीचे डाउनलोड सेक्शन में जाके नोट्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करने हैं। डिफिकल्टी रहेगी तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का एक एंड दूसरे के फर्स्ट एंड से और फिर इस तरीके से जो आपने डायग्राम में एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा अगर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिया तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, V1 V2 V3, R1 R2 R3, R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है और उनके अंदर अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो V1 V2 एंड V3 होगा। तो यहां से करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो V1 किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR1। V2 किसके बराबर होगा, IR2। V3 किसके बराबर होगा, IR3। तो टोटल V किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V किसका, आप V1 किसका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 रख देंगे, I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 कट कट। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर तीन रेजिस्टेंस हैं 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट विल बी 9। तो और दूसरी बात, एक और बात समझ लें, मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड बाय द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। सीधी सी बात है, जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर लेगा, बिकॉज सबको क्या है, सेम ही करंट मिल रहा है। यहां पे क्या है ना कि सबको सेम करंट है। देखो V विल बी डिफरेंट बिकॉज हर एक रेजिस्टेंस की एंड I विल बी सेम। हर एक रेजिस्टेंस की ना कैपेसिटी अलग अलग है। हमने क्या किया, सबको सेम करंट दे दिया, बट पोटेंशियल हर एक की कैपेसिटी अलग है, पोटेंशियल सबका अलग अलग है। इसलिए यहां पे जो मैक्सिमम पावर जो है वो कौन लेगा, वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एक लाइन से कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी बहुत ज्यादा रोटी खाता है, बहुत ज्यादा खाना खाता है, एक आदमी थोड़ा कम खाना खाता है और अगले वाला फिर बहुत ज्यादा खाना खाता है। तो अब क्या होगा कि इधर से अगर खाना आया तो ये जो ज्यादा खाने वाला है ये पहले खा लेगा, बहुत सारा खा लेगा, करेक्ट ना। बहुत सारा खा लेगा तो जो छोटे वाला उसको कम मिलेगी। इसलिए लिखा गया है कि मैक्सिमम पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो जो सबसे ज्यादा खाना खाता है वही मेन निकालेगा, मतलब वो ऐसे ऐसे पास हो रहा है, मतलब यू हैव टू pass to the next person and next person and next person. So who will eat the most? The person who is having more capacity, or the bigger the resistance, bigger will be the power. You can take it like that. Next में हमने क्या किया कि वो ऐसे करने की बजाय कि पास करने की बजाय बीच में रख दिया है। बीच में रख दिया कि मतलब सबको सेम ही मिलेगा, सबके बीच में रखा है। तो अब इसमें ओवर ईट कौन करेगा, सब इसमें ओवर ईट कर लेगा कौन, इसमें ओवर ईट कर लेगा जो सबसे छोटा है। मतलब चलो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि सबका एक एंड तो एक तरफ है और दूसरा एंड दूसरी तरफ है और फिर यहाँ पे बैटरी से उनको कनेक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, इनके अंदर से करंट होगा I1 I2 एंड I3। तो यहाँ पे जो ना V जो है सब में सेम है, मतलब सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, बट I जो है वो सबका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल I कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और I किसके बराबर होता है, V बाय R। तो V बाय R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3।
तो 1/r किसके बराबर, v तो सबका कट गया, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड बाय द लोएस्ट रेजिस्टेंस, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा वही सबसे मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, मतलब जो सबसे छोटा होगा सबसे ब्राइट ग्लो करेगा, उसका ओवर हीट हो जाएगा, यू कैन से। मतलब सबको अगर सेम पोटेंशियल, मतलब सारे लोग बैठे हैं बट सबका फिक्स कर दिया जाएगा कि सबको 2 वोल्ट मिलेगा या सबको 2 रोटी मिलेगा, तो उसमें ओवर हीट किसका होगा, जिसको 1 रोटी खानी थी, और अंडर हीट किसका होगा, जिसको बेसिकली 10 रोटी खानी थी, करेक्ट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, तो इट्स अ वेरी लेम एग्जांपल बट दिस हाउ यू कैन रिमेंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने देखा वी, आई और आर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, करंट, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस को कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं, पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों को देख के आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा है? सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सारे ऐड हो जाते हैं, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा होगा। सपोज अगर एक 10 है, एक 20, एक 30 है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, 30। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 20 + 30 दैट इज 60। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि सबको हटा दो, एक ही रेजिस्टेंस अगर लगाएं तो कितने का लगाएं कि सेम ही इफेक्ट दे, तो वो जो है सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक 2 है, एक 200, एक 2000 है, जब आप उनको ऐड करोगे ना तो क्या आएगा, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो छोटे से भी कम आएगा। कर सकते हैं आप 1/2 + 1/200 + 1/2000। अगर हम इसमें 2000 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1000 + 10 + 1 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1011 / 2000 दैट इज तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना इसका, बिकॉज हमने क्या निकाला, 1/r इक्विवेलेंट निकाला है, 1011 विच इज बेसिकली लेसर देन 2। मतलब जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है ना उससे भी कम आएगा, उससे भी कम आएगा, तो इसमें रेजिस्टेंस ओवरऑल बहुत कम हो जाता है, विच इज वेरी गुड। तो पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। जैसे फ्रिक्शन कम होने से अच्छी बात है ना, बिकॉज वेयर एंड टेयर कम होता है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो पावर कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाती है, आपका बिल थोड़ा कम आता है। बिल विल कैसे आता है वो भी इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस दिखते कैसे, रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, रेजिस्टेंस के ऊपर बस कलर कोडिंग होती है, मतलब उसमें 4 स्ट्रिप होते हैं और हर एक स्ट्रिप का अपना मतलब है। अब आपको स्ट्रिप समझ के, वो कोड समझ के ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो उसमें कलर कोडिंग, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहली स्ट्रिप दिख रही होगी, दूसरी स्ट्रिप दिख रही होगी, तीसरी स्ट्रिप दिख रही होगी, चौथी स्ट्रिप दिख रही होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखना है, हर एक स्ट्रिप का एक मतलब होता है। अब उसका क्या मतलब है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले एक सीरीज है, उसको हम याद करते हैं। तो एक रेजिस्टेंस ऐसा दिखता है, तो ये समझिए उसके ऊपर लिखा कुछ नहीं होता, आपको देख के कलर कोड को सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब यहां पे इनका मतलब क्या है मैं बता देता हूं। बी का मतलब है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ये आपकी कुछ स्ट्रिप्स हैं, सबका अपना अपना मतलब होता है। एंड ग्रीन का मतलब होता है, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर एंड नेकलेस का मतलब है गोल्ड है, जो 4th स्ट्रिप होती है वो गोल्ड होती है, मतलब ये 5%।
ये टॉलरेंस बताती है कि मतलब इसका कम ज्यादा हो सकता है 5, 10, 20%। तो हर एक का अपना एक मतलब होता है, कैसे निकालते हो उसके ऊपर थोड़ा और डिस्कस करेंगे। मैं बस यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि हर एक जो रेजिस्टेंस हो दिखता कैसे है, उसके ऊपर स्ट्रिप होती है और स्ट्रिप का अपना अपना कलर होता है। वो कलर देख के आपको पता चलता है कि भाई ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। बट वो थोड़ा सा हायर एंड पे है, तो जो हम इसमें थोड़ा एडवांस एक और लेके आएंगे सेक्शन, तब उसमें मैं बताऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बट दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, लाइक दैट। जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस को कंबाइन किया, सेम वे हम सेल्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। आपने टॉयज देखे होंगे, सेल्स का मतलब वही सेल होते हैं जो मैंने रिमोट का निकाल के दिखाया था, जिससे आपके टॉयज चलते हैं। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, आपने देखे होंगे कुछ टॉयज, उनमें जो है आपने देखो होंगे कुछ टॉयज जिसमें हम सेल्स को डालते हैं ऐसे, एक डाला फिर दूसरा डाला तीसरा डाला, तो वो क्या होते हैं सीरीज में कनेक्ट कर दिए। और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, 1 2 3, करेक्ट। तो यहाँ पे E1 E2 E3 कैसे कनेक्ट करेंगे हम, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, मतलब अगर ये 2 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का, तो टोटल कितना है 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट विल बी 9। और रेजिस्टेंस भी सीरीज में ही कनेक्टेड है, तो R विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में कंबाइन होगा। अगर हम उनको पैरेलल में कंबाइन करते हैं, पैरेलल का मतलब होता है सबका पॉजिटिव एंड एक तरफ है, सबका नेगेटिव एंड एक तरफ है। अब जैसे मैंने जो रिमोट दिखाया था, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि इसमें जो सेल डले हुए हैं वो पैरेलल में डले हुए हैं या सीरीज में डले हुए हैं। चलो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। बट पैरेलल में क्या है, सबका पॉजिटिव एंड एक तरफ होता है और नेगेटिव एंड दूसरी तरफ होता है, करेक्ट। पॉजिटिव एंड एक तरफ होता है, नेगेटिव एंड एक तरफ होता है, तो वो पैरेलल होता है। तो इसमें ईएमएफ टोटल कितना होगा, जितना एक सेल का ईएमएफ है, ईएमएफ उतना ही होगा, दैट्स ऑल। बट रेजिस्टेंस जो है वो आपका कम हो जाता है, रेजिस्टेंस घटने की वजह से करंट आपका बढ़ जाता है। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, बिकॉज ये पैरेलल में था। तो सेल्स को भी हम इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। जस्ट आपको आपने ट्वाइस बुक देखे ही होंगे, बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम सेल को कैसे। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी टॉय में सेल डालें तो देखिए कि सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं या पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं, जरूर देखिएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट जहां से भी गुजरता है हीट अप कर देता है, गर्मी कर देता है, गर्म कर देता है चीजों को। और जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होती है। आई स्क्वायर बेसिकली करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा हीट होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का तो काम ही क्या है, रेजिस्ट करना, रोकना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना। टी क्या है, टाइम, जितने ज्यादा टाइम के लिए आप फ्लो हो रहे होंगे, जितने ज्यादा टाइम के लिए जो करंट हो फ्लो हो रहा होगा, उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट का एक फॉर्मूला है, हीट इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उसकी वैल्यू एक ही होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आई को हम अगर V बाई आर रख दें, ठीक है, आई हमने ओम्स लॉ से देखा था, दैट इज इक्वल टू V बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू आर, आई की जगह हमने रख दिया आई स्क्वायर, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, बिकॉज ये इसको कट कर देगा। तो हीट का एक और फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और अगर हम R की जगह V बाई आई रखते हैं, R की जगह अगर V बाई आर रख दे, तो आई स्क्वायर तो है ही, इंटू R की जगह V बाई आई रख दो, इंटू टी, आई इसके स्क्वायर को कट कर देगा, तो हीट का एक और फॉर्मूला हो गया वी आई टी। ओके, जहां से भी करंट पास होगा चीजें गर्म हो जाती हैं। आप लैपटॉप का चार्जर देख सकते हैं, चार्जिंग पर रखा हुआ मोबाइल देख सकते हैं, इनफैक्ट वायर्स को भी देख सकते हैं। अगर लोडिंग बहुत ज्यादा है तो वायर्स भी गर्म हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अप्लायंस गर्म हो जाते हैं, बोलते हैं ना हीटअप हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज करंट फ्लो हो रहा था। करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा होता तो क्या अपने आप गर्म हो सकता, नहीं हो सकता। हीटिंग इफेक्ट की अपने बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि हीटर कैसे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। जो बल्ब होते हैं, जो पहले हम, आजकल तो हम एलईडी ट्यूब यूज करते हैं, उससे पहले जो हम बल्ब यूज करते थे उसमें क्या था कि वो बल्ब हीट भी प्रोड्यूस करते थे, बिकॉज उनका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की अपनी एप्लीकेशंस हैं। तो हीट के फॉर्मूला क्या हुए, हीट इज
एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी यही फॉर्मूला होते हैं, क्या आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी या फिर वी आई टी। तो इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल है जो हमें सॉल्व करने, कहाँ से सॉल्व करने, डाउनलोड कीजिए एंड देन सॉल्व। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ वर्क, देखो वी क्या होता है, अब इन फॉर्मूला को हम प्रूव करते हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई की, क्यों हमें पता है, तो W किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क के बारे में बात करते हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, और Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, बिकॉज I किसके बराबर था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट मीन्स Q विल बी इक्वल टू I इंटू टी, करेक्ट और नॉट, Q इज इक्वल टू I इंटू वी आई टी। सो एनर्जी विल बी इक्वल टू वी आई टी। V की जगह अगर हम आई आर रखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी, V की जगह आई आर रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। और अगर हम I की जगह V बाई आर रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I की जगह अगर V बाई आर रखेंगे तो द फॉर्मूला विल बी V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये एनर्जी के, हीट एनर्जी के फॉर्मूला है एंड यूनिट वही है, जूल, अर्ग, जो भी एनर्जी की यूनिट होती है सेम यूनिट यू विल बी हैविंग इन ऑल द चैप्टर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। ये होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क। नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर। पावर क्या होती है, पावर होती है, सो पावर इज इक्वल टू वर्क या फिर एनर्जी बाय टाइम, करेक्ट। तो द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, जिस स्पीड से, जिस रेट से, हाउ स्लो और फास्ट द वर्क इज डन, उसको हम पावर बोलते हैं। या फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, उसको भी हम पावर बोलते हैं। तो पावर अगर हम देखें, वर्क बाय टाइम है, वर्क का या फिर एनर्जी बाय टाइम है, ठीक है। इसको तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग स्पेंट एट व्हाट रेट इज आल्सो पावर, ठीक है। तो पावर किसके बराबर हो गया, पावर वर्क बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम के बराबर होगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, वी आई टी, इसको टी से डिवाइड कर दो, या फिर ये किसके बराबर था, आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर आर टी, इसको भी टी से डिवाइड कर दो। या फिर ये किसके बराबर था, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, इसको भी टी से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, वी आई या फिर आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। ये सब पावर के ही फॉर्मूले हैं, ये सब पावर के ही फॉर्मूले, ध्यान रखना आपको। दूसरी बात क्या है कि पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ये, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। सो व्हाट, बस स्पेलिंग अलग है। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये आपकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, कमर्शियल यूनिट नहीं है। और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, जैसे हॉर्स पावर होती है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के बराबर होती है। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वॉट के बराबर होती है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वॉट के बराबर होती है, लाइक दैट। तो बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं, बट ऐसा यूनिट जो है वो वाट है। और कमर्शियल यूनिट आप क्या लेते हैं, अप्लायंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, किलो वाट लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड पावर, और उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करने हैं, और आप बताएंगे कि क्या आप समझे और क्या उसमें नहीं समझे। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ जूल हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर इस चैप्टर की बात करें तो किसके बराबर था, पावर इनटू टाइम था, ठीक है। तो वॉट सेकंड भी उसकी हो सकती है। बट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलो वाट आर, मतलब ये थोड़ी बड़ी यूनिट है। वाट सेकंड, 1 सेकंड में कितना पावर यूज हुआ है या कितना कंजम्पशन हुआ है, वो हुआ बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम उसको आर्स में लेते हैं, ताकि तो जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किलोवाट आर का आता है। 1 किलोवाट आर को हम 1 यूनिट लेते हैं, वो कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। तो अब 1 किलोवाट आर को हम कन्वर्ट करते हैं, किलोवाट की जगह अगर वाट रखेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड इनटू आर की जगह अगर आप 3 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 3600। सो इट विल बी 3600 into 000, that is equal to 3.6 into 10 raised to the power 1 2 3 4 5 6 वाट सेकंड या फिर जूल। तो 1 किलोवाट आर इसके बराबर। तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आती
का बिल आता है वो किलोवाट आवर के हिसाब से आता है। हर एक किलोवाट आवर को आप एक यूनिट बोलते हो, हर एक यूनिट का कुछ पैसा होता है, 10 रुपए यूनिट है, 20 रुपए यूनिट है, 50 रुपए यूनिट है, उसके हिसाब से यू पे इट। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी बोल सकते हो, बिकॉज जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, बट SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज नॉट द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद हम घरों में कुछ सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं और फ्यूज उसमें सबसे पहले आता है। फ्यूज आजकल हर एक डिवाइस में भी आता है, हर एक रूम का भी होता है। आजकल फ्यूज हटा के हम MCB यूज करने लगे हैं। MCB भी यही काम करती है। MCB की फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। फ्यूज का भी काम वही होता है कि ये सर्किट को ब्रेक करता है, सेफ रखता है आपको। क्या होता है कि इसका काम है, पहली बात तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाना चाहिए। मतलब ये क्या है? सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर क्यों भाई सर्किट ब्रेकर चाहिए अपने को? सर्किट ब्रेकर इसलिए चाहिए ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस सर्किट को कट और डिवाइस को सेव कर दे। सर्किट को मतलब करंट फ्लो होने से रोक देता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि इजीली मेल्ट हो गए ब्रेक उसके। जनरली मेड अप ऑफ एन अलॉय कंटेनिंग 50% लेड एंड 50% टिन। तो लेड और टिन के अलॉय से हम इसको बनाते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट नियरली 200 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर एक अमाउंट से ज्यादा करंट सर्किट में आया तो सबसे पहले फ्यूज उड़ जाएगा, डिवाइस को सेव कर लेगा। अगर फ्यूज नहीं उड़ा तो बहुत शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, लाइव वायर की कोटिंग हट जाएगी, एंड और भी बहुत कुछ हो सकता है। अप्लायंस तो उड़ेगा ही उड़ेगा, आपको भी जान का खतरा हो सकता है शॉक लगने से। ठीक है, रेजिस्टेंस शुड बी हाई, बिकॉज रेजिस्टेंस हाई होगा तभी तो वो मेल्ट होगा, तभी तो टेम्परेचर ज्यादा इसके अंदर होगा। शुड बी कनेक्टेड इन लाइव वायर, ये एक लाइव वायर में कनेक्ट होना चाहिए। देखो हमारे पास ना 3 तरह की वायर होती हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। लाइव वायर का में जिसमें करंट होता है। न्यूट्रल वायर बेसिकली सर्किट कंप्लीट करने का काम आती है, और अर्थ को हम अर्थिंग में यूज करते हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उनके ऊपर एक मेटल रोड लगी होती है, वो अर्थिंग के लिए होती है, ताकि सारे अप्लायंस को हम अर्थ में, मतलब कुछ भी एक्सेस करंट अगर आया तो हम उसको अर्थ में पहुंचा पाए। अर्थ बहुत बड़ा रिजर्वायर है, अर्थ बहुत बड़ा रिजर्वायर है, तो पूरा का पूरा करंट जो है वो अर्थ में, एक्सेस चार्ज अर्थ में जा सकता है। बट जो फ्यूज है वो हमेशा ही लाइव वायर में कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि करंट उसी के अंदर है, ब्रेक वही होना चाहिए। अगर आपने न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया सर्किट तो फिर भी ब्रेक हो जाएगा, अप्लायंस तो बच जाएगा। बट अगर किसी आदमी ने उसको हाथ लगाया तो द अप्लायंस इज स्टिल कनेक्टेड टू करंट, तो आपको शॉक लग सकता है। इसलिए जो है हमेशा हम फ्यूज को लाइव वायर में लगाते हैं, ना कि अर्थ या न्यूट्रल। अर्थ का तो फंक्शन ही खत्म है, न्यूट्रल का भी फंक्शन खत्म है, बिकॉज अगर न्यूट्रल से कनेक्शन कट हो भी गया, ठीक है, बट करंट से तो अप्लायंस फिर भी जुड़ा हुआ है ना, तो हमको ऐसा नहीं करना है। फ्यूज को हमेशा ही, फ्यूज कैसे दिखते हैं? फ्यूज अलग अलग तरह के होते हैं, इंडस्ट्री में अलग होते हैं, घरों में एक ट्रांसपेरेंट सा ये होता है, उसमें बहुत एक वायर पतली सी होती है। देखो जितनी पतली वायर होगी ये कुछ ऐसे दिखते हैं, आपने देखे भी होंगे बहुत बार, क्योंकि उड़ जाते हैं तो फिर उसको दोबारा रिफिल कर देते हैं, डाल देते हैं। एक पतली वायर होती है, मतलब एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से, सो बेसिकली एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हमने देखा था रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा करंट। तो ये बेसिकली फ्यूज कैसा दिखता है, अगर मैं इसकी एक्चुअली बताऊं तो ये वायर है, अगर ये इतनी मोटी है सपोज, ठीक है, ये वायर ऐसे, इसके बीच में अगर मैंने फ्यूज डाला है तो फ्यूज कुछ नहीं, फ्यूज ये है। अब अगर करंट एक्सेस हुआ है, वायर तो ले लेगी बिकॉज क्रॉस सेक्शन काफी है, रेजिस्टेंस काफी कम है, बट ये वाले भाई साहब जो है ना, ये सर्किट ब्रेक कर देंगे। तो एक लिमिट से ज्यादा ये नहीं लेंगे, ये सर्किट ब्रेक कर देंगे, सेफ कर देंगे। तो फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसलिए आजकल डिवाइसेस में इंडिपेंडेंट फ्यूज भी आने लग गए हैं वो, या फिर अगर फ्यूज नहीं है तो किसी भी तरह का सर्किट ब्रेकर यूज कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपका जूसर मिक्सर ग्राइंडर अगर चलते हीट अप हो गया है तो वो काम करना बंद कर देगा। अगर आप उसको नीचे से देखेंगे तो उसमें एक रेड बटन होता है, उसको पुश बटन होता है, पुश कर दोगे तो इट विल स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो दिस इज द यूज ऑफ फ्यूज।
फिर आता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या है? बेसिकली अगेन सेफ्टी के लिए, जो आप देखेंगे ना, जैसे आयरन है या आपके लैपटॉप का चार्जर, उसमें 3 डंडी होती है, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थ। अर्थिंग बेसिकली सेफ्टी के लिए यूज होती है। ये कहां पे कनेक्ट होती है? आपकी पूरी बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं उनको अर्थ से भी कनेक्ट कर दिया जाता है। अर्थ में क्या कर दिया जाता है कि हम उनको एक कॉपर रोड के साथ ग्राउंडिंग कर देते हैं। अगर कहीं से भी एक्सेस करंट हुआ तो आपको शॉक लगने की बजाय या अप्लायंस खराब होने की बजाय वो अर्थिंग में या अर्थ में चले जाते हैं। तो दैट इज द पर्पज ऑफ अर्थिंग। उसके बाद हाउस वायरिंग के कुछ तरीके हो सकते हैं। मतलब आपके घरों में जो वायरिंग हुई है उसके 2 तरीके हैं। ये लेफ्ट वाले को हम रिंग सिस्टम बोलते हैं। ये मतलब बुफे जैसा होता है, मतलब बीच में खाना रख दिया गया है, सब जिसको जितना खाना है खा लो, तो सब खुश रहेंगे बिकॉज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाएंगे, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसको बोलते हैं रिंग सिस्टम। ये बीच में एक रिंग हो जाती है। ओके, जस्ट लेट मी टेक द पेन। ये बीच में रिंग है, करेक्ट, ये एक रिंग है। इसमें इसको आपने बाहर से कनेक्ट कर दिया, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ आई, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद रूम 1 गया, रूम 2 गया, 3 गया, 4 गया, तो सब कुछ इस रिंग से ही कनेक्ट होता है। पहली बात, इसमें वायर कम लगती है, ठीक है, बिकॉज सेंटर में सब कुछ है, वायर कम लगी। दूसरी बात क्या है कि अगर एक रूम में प्रॉब्लम आ भी गई तो दूसरे रूम में कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो सब एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, रिंग से जुड़े हुए हैं, करेक्ट। अगर हम देखें दूसरा सिस्टम जिसको हम ट्री सिस्टम बोलते हैं, उसमें ब्रांच होती रहती है, एक आया फिर इससे ये, उससे ये, उससे ये, तीसरा। डू वी वांट इट? नो, बिकॉज अगर मान लो तुम्हारा ये जा रहा है, एक रूम गया, उस रूम में से दूसरा रूम गया और दूसरे रूम में से तीसरा रूम गया, बट अगर पहला ही रूम में अगर खराबी आ गई तो दूसरे और तीसरे रूम में क्या होगा? बंद हो जाएगा सब कुछ, करेक्ट। डू वी वांट इट? नो, वी डोंट वांट इट। दूसरी बात क्या है, इसमें बहुत लंबी वायर चाहिए होती है, करेक्ट। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये पैरेलल है, बिकॉज सब कुछ एक ही जगह से कनेक्टेड है, और ये सीरीज है। डिसएडवांटेज बहुत है सीरीज के, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर एक डिवाइस में प्रॉब्लम आई तो पूरा ब्रांच ही जाता रहेगा। तीसरी बात क्या है, वायर बहुत लंबी लगेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वायर लंबी नहीं लगेगी, रेजिस्टेंस आपका कम होगा, और अगर एक डिवाइस में प्रॉब्लम आ भी गई तो भी दूसरी डिवाइस एज इट इज या दूसरे रूम एज इट इज चलते रहेंगे। तो ये होता है रिंग सिस्टम एंड ट्री सिस्टम। जस्ट समझने के लिए सफिशिएंट है, अक्सर बुक में नहीं बताया जाता है, बट यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया था कि आपको पता हो। तो आपके घरों में जो वायरिंग होती है तो वो ट्री सिस्टम होती है या रिंग सिस्टम होती है? तो वो डेफिनेटली रिंग सिस्टम होती है, बिकॉज इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। ट्री सिस्टम हम नहीं करते हैं, करेक्ट। मतलब ट्री सिस्टम कैसा हो गया कि अब आप देखोगे अपने रूम में आया, रूम में आप एसी है, एसी का अलग स्विच है, आपके फैन का अलग स्विच है, ट्यूब का अलग स्विच है। बट अगर ये ट्री सिस्टम होता तो पहले एसी से फिर कनेक्शन देते आप फैन में, फैन से आप ट्यूब में, मतलब आप एक बटन दबाते एसी चालू होता, ट्यूब भी चालू होती और फैन भी चालू होता। बट अगर आपका एसी में प्रॉब्लम आ गया, यू डोंट वांट एसी, तो कैन यू स्विच ऑन द फैन और ट्यूब लाइट? यू कैन नॉट। तो ट्री सिस्टम के ये डिसएडवांटेज हैं, इसलिए हम ट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। हम किसको फॉलो करते हैं? हम पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब रिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए हर एक अप्लायंस, हर एक चीज एक जगह पे आके कनेक्ट होती है। जैसे आपके रूम में एक रिंग बना दी जाती है, उस रिंग से सब कुछ कनेक्टेड है। मतलब अगर आपका फैन खराब हो भी गया तो ट्यूब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और ट्यूब खराब हो भी गई तो एसी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये रिंग सिस्टम ना होके ट्री सिस्टम होता तो ये सब एक वायर से ही कनेक्ट होते, और अगर उस वायर में किसी को भी प्रॉब्लम हो गई तो सबको प्रॉब्लम होगी। तो दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यू शुड नो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जो वायर यूज होती हैं उनमें भी एक कलर कोडिंग होता है। आप देखेंगे कभी कभी आप सरप्राइज हो जाते होंगे कि इलेक्ट्रिशियन आता है, फटफट देखता है, उसको कहां से पता कि कौन सी वायर किस चीज की है? उसको डेफिनेटली पता है, बिकॉज आपको एक स्टैंडर्ड कोड्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि पहले हम मानते थे कि लाइव वायर रेड होनी चाहिए, न्यूट्रल वायर ब्लैक होनी चाहिए और अर्थ वायर ग्रीन होनी चाहिए, ये हम पहले मानते थे। फिर अब न्यू कन्वेंशन आ गए हैं, तो जो न्यू वेज हैं, न्यू स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ओल्ड स्टैंडर्ड, और दिस इज न्यू स्टैंडर्ड। न्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से द लाइव वायर शुड बी ब्राउन, neutral wire should be light blue and the earth wire should be either green or yellow. तो these are the color codes of wire. आप वायर देख के बता सकते हैं कि ये भाई लाइव है,
अर्थ है या फिर न्यूट्रल वायर है, एंड इलेक्ट्रीशियन भी इन्हीं की हेल्प लेके अपना कनेक्शन सब चेक करते हैं. दैट समटाइम्स सरप्राइज यू. करेक्ट. सो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज यहाँ से कंटिन्यू होके दिस विल बी देयर टिल your all the entrance or higher level whatever you gonna study. Electricity is something जो आपको डेली लाइफ में हर चीज, हर एप्लीकेशन, हर चीज इसी से चलती है. मैंने सारे एग्जांपल इसलिए कॉमन डेली लाइफ के लिए हैं ताकि आप उनको समझ पाएं, उनको रिलेट कर पाएं. मेक श्योर आप ये डाउनलोड सेक्शन में जाके नीचे से लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए, नोट्स को पढ़िए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस कीजिए. एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उन सबको प्रैक्टिस कीजिए. एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर. तो सफिशिएंट फॉर द डे. एंड इसके साथ ही आज की क्लास हम करेंगे खत्म. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.